नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देहाती क्यूएम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन। कि फ्लेबोटॉमी, जब फ्लेबोटॉमिस्ट सैंपल लेता है, वो प्रोसेस करने में जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, फ्लेबोटॉमी करने के टाइम कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं या हो सकते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर 1 है हेमाटोमा। स्वेलिंग आ जाती है, जो वेन है जहाँ से उसने ब्लड निकाला है, तो वहाँ कुछ टाइम के बाद स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस टाइप में हो जाएगी वहाँ पर। उस चीज को हेमाटोमा बोला जाता है। क्या करना है उसे, सबसे पहले जो साइट सेलेक्ट कर रहा है वेन के लिए, तो उसे मेजर मेजर सुपरफिशियल वेन देखना है। ऐसा नहीं है कि माइनर वाली है, बहुत पतली पतली जो नस रहती हैं हाथों में, उस एरिया को उसे नहीं देखना है। जो मेजर उसे लगे कि हाँ ये वेन हमें बहुत क्लियर दिख रही है, तो उस वेन का उसे सिलेक्शन करना है। ये सारे चीजें मैं ये बता रहा हूं कि जिससे आपको हेमाटोमा फॉर्मेशन को आप रोक सके। ये आपको मैं प्रिवेंशन बता रहा हूँ हेमाटोमा ना बने इसके लिए। सेकेंड है आपका टर्निकेट रिमूव बिफोर द रिमूविंग द निडल। मीन्स ये आपकी वेन है, आपने यहाँ से निडल डाली, ये आपकी सपोज सिरिंज है, आपने ये निडल डाली हुई है इस पॉइंट पर, और ये आपका टूर्निकेट बंधा हुआ है हाथ पर। तो आपको सबसे पहले ये निडल नहीं खींचना है बाहर। सबसे पहले क्या करना है, आपको रिमूव, इसे जो टर्निकेट आपने बांधा हुआ है उसे आप खोल दीजिए, रिमूव कर दीजिए, ढीला कर दीजिए। फिर आपको ये सिरिंज बाहर खींचनी है। अगर आपने गलती से सिरिंज खींच ली बाहर और टर्निकेट बंधा रह गया, तो उस कंडीशन में ये हेमाटोमा बन सकता है। सबसे पहले आपको टर्निकेट खोलना है, फिर निडल को बाहर खींचना है या सिरिंज को बाहर निकालना है वेन से। नंबर 3 है, ये भी ध्यान रखा है, निडल फुली पेनिट्रेट अपर मोस्ट वॉल ऑफ द वेन। जो ये वेन है, निडल लगाई है, वो ऐसा तो नहीं है कि निडल आपने जो डाली है वो नीचे निकल गई, वेन से उसके टिश्यू में चली गई है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि निडल आपकी बीचों बीच में रहे, मतलब जो पेनिट्रेट हो, मतलब उसके अंदर जाए वेन के, तो वो अपर मोस्ट वॉल होनी चाहिए, ये वाली एरिया। ऐसा ना हो कि सबसे ऊपर सुपरफिशियल ऐसा भी रहे या बहुत नीचे भी लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे बीच में जाना चाहिए, अपर मोस्ट वॉल। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपको हेमाटोमा से आप बच सकते हैं। और नंबर 4 है आपका प्रेशर अप्लाई करना है। जहां से जिस इस पॉइंट पर अगर सिरिंज आपने लगाई है, तो यहाँ पर ऐसा करिए कि पेशेंट से कहना है कि आपको यहाँ पर मुट्ठी बंद करके प्रेशर दे इस एरिया में, वेनिपंक्चर साइड, जिससे कि जो आपका ये नीचे का ब्लड है वो फ्लो इसमें बरकरार रहे, जिससे का आपको ब्लड खींचने में बहुत आसानी हो जाए। तो ये मैंने 3-4 पॉइंट आपको बताए हैं, 4 पॉइंट जो आप हेमाटोमा से बच सकते हैं कि हेमाटोमा। नंबर 2 है आपका हीमोलाइसिस।
ये आपका अगर हीमोलाइसिस किसी सैंपल में हो गया तो ये बहुत सारे टेस्टों में आपका इंटरफेयर कर सकता है, रिजल्ट आपके गड़बड़ा सकते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज ना हो, तो इसके लिए कुछ पॉइंट हैं जो लिखे हुए हैं। नंबर एक, आपको अगर एंटीकोगुलेंट वाला कोई सैंपल है जैसे सीबीसी, उसमें एंटीकोगुलेंट इरिडिएट जो डला रहता है, तो वो सैंपल लेने के जस्ट आपको सैंपल आपने ट्यूब में ड्रॉ किया, फिर आपको उसे जेंटली मिक्स करना है 5 से 10 टाइम के लिए, जिससे कि जो आपका एंटीकोगुलेंट है वो प्रॉपर उसमें मिक्स हो जाए। जो प्रॉपर मिक्स हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सैंपल तो निकाल लिया, आपने सैंपल रख दिया ट्रे में, फिर अचानक से कुछ टाइम बाद याद आया कि अरे इसे तो मैंने मिक्स नहीं किया, फिर आप उसे फटाफट उठाकर मिक्स करते हैं। अब एक्चुअली तब तक वहां पर क्लॉटिंग की फॉर्मेशन चालू हो जाती है। जो ब्लड है आपका, अगर एंटीकोगुलेंट उसमें नहीं प्रॉपर मिक्स हुआ तो वो जमना चालू हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपका हो सकता है ये हीमोलाइसिस सैंपल हो जाए। तो इसलिए आपको जस्ट तुरंत लेकर जो ही सैंपल आपका ट्यूब में आया, फिर आपको उसे जेंटली प्रॉपर तरीके से मिक्स कर देना है। नंबर 2, अगर कहीं किसी पेशेंट को हेमेटोमा है, मतलब गांठ नुमा है एक कहीं पर, तो वहां से आपको ब्लड नहीं लेना है। अगर हेमेटोमा है, कहीं गांठ है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं वेन नहीं अगर आपको मिल रही है तो लाइए हम वही हेमेटोमा से ही निकाल लें। नहीं, वहां से अगर आपने निकाला तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सैंपल के हीमोलाइज होने के। तो आपको हेमेटोमा से नहीं निकालना है, इसे अवॉइड करना है कि आप ब्लड वहां से ना लें। थर्ड है आपका, जो आपको सिरिंज का पिस्टन है पीछे, प्लंगर जिसे बोलते हैं, वो सपोज आपने वेन में डाला, ये आपकी ये वेन है और इसी में आपने सिरिंज ये लगा रखी है, ये आपका इसमें पिस्टन डला हुआ है जो ब्लड ड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है आपको। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वेन में जाते ही आपने इस पिस्टन को धड़ से खींच दिया। तो इस कंडीशन में आपका जो ब्लड है ना, वो प्रेशर से अंदर खींच लेगी। जब प्रेशर से खींचेगी सिरिंज, तो हो सकता है जो आरबीसी हैं इसमें, तो वो रप्चर हो जाए, जिसकी वजह से सैंपल आपका खराब हो सकता है, हेमोलाइसिस हो सकता है। तो आपको ये चीज़ अवॉइड करना है कि आपको या अगर सिरिंज यहाँ पर निडल आपने लगाई है तो वो खुद प्रेशर से धीरे 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 आप पुश करते जाएंगे, धीरे धीरे आपका ड्रॉ होता जाएगा। नंबर 4 है आपका, ये आपको कंफर्म करना है कि जहां से आप सैंपल ले रहे हैं, जिस वेल से आप ले रहे हैं, वो आपने अल्कोहल से वॉश किया है, मतलब वहां पर आपने स्प्रिट लगाकर उसे साफ किया है। तो वो एरिया आपकी सूख गई है, अगर आपकी वो एरिया सूखी नहीं है, सपोज आपकी ये वेन है, आपने यहाँ पर अल्कोहल लगाकर इसे साफ किया है इस एरिया को, और ये एरिया आपकी सूखी नहीं है, आपने सिरिंज लगाई, सिरिंज लगाते ही आपकी अगर 1 ड्रॉप भी बाहर आ गई तो वो इस एरिया में धीरे धीरे फैल जाएगी। तो इससे होता क्या है, वो पेशेंट बहुत घबरा जाता है कि भाई ये हमारे साथ तो क्या हो गया। और जब आपका ये ब्लड आ गया, तो अब एक्चुअली जो वहाँ अंदर से जो ब्लड जा रहा है उसका कंसंट्रेशन कंपेयर टू इसके वहाँ ज़्यादा है। तो जब आप खींचते हैं ना, तो धीरे धीरे ऊपर का जो ये फैला है ना, वो भी उसी के अंदर जाने लगता है। तो इस वजह से आपके जो सैंपल है वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो आपका अगर आपने ऐसा सैंपल खींच लिया तो हो सकता है वो हीमोलाइसिस हो जाए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो साइट है वो ड्राई हो जाए, प्रॉपर ड्राई हो जानी चाहिए।
और यदि कहीं इंजरी हुई है कहीं पर, तो उस जगह से आपको ब्लड नहीं लेना है, उस चीज़ को भी अवॉइड करना है। थर्ड है आपका हीमो कंसंट्रेशन। अब ऐसा ना हो, इसके लिए अब कुछ पॉइंट हमने बचाव के लिए लिखे गए हैं। अब सबसे पहले हम हीमो कंसंट्रेशन समझते हैं। ये क्या बला है भाई? एक्चुअली होता क्या है, आपके शरीर में 55% प्लाज्मा और 45% सॉलिड पार्ट, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लडेड जो भी है ना, प्रोटीन, ये इस टाइप में ये चीज़ें आपकी रहती हैं। तो हीमो कंसंट्रेशन में आपका जो है ना, जो सॉलिड पार्ट का है ना, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, इन सभी का रेशियो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे आप कोई छलनी है, चाय छानने वाली, उसमें आपने चाय पत्ती है, चाय पत्ती डली हुई है चाय में, तो आपने अचानक से ही उसमें छलनी में चाय छानी, बहुत ज़्यादा चाय पत्ती गिर जाती है उसमें। तो क्या होता है कि जो आपकी चाय है, जो लिक्विड पार्ट है, वो बहुत कम गिरता है छलनी से छन करके। रीजन एक्चुअली वो जो छलनी है, छलनी चाय छानने वाली, उसमें चाय पत्ती बहुत ज़्यादा भर जाती है, जिस वजह से आपकी चाय वो बहुत कम ही कप में गिरती है। सेम चीज वही है। सपोज ये आपकी वेन है और ये वेन हल्का सा ये बैंड हो गई है, कोलाप्स हो गई, तो यहाँ पर जो ये इस साइड से आरबीसी, प्लाज्मा, ये सब जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर ये जगह तो कम हो गई, तो यहाँ पर आरबीसी, आरबीसी या सॉलिड वाला पार्ट यहाँ पर आकर बैठने लगता है। तो रीजन जो आपका ये प्लाज्मा है या जो पानी वाला पार्ट है, तो वो बहुत कम ही आगे निकल पाता है। और आपने यहाँ सिरिंज लगा रखी है, तो आप अगर इस एरिया में खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा ही आपके सॉलिड पार्ट ही आएगा, बहुत ज़्यादा सॉलिड पार्ट ही आएगा, ना कि ये जो आपका लिक्विड पार्ट है वो बहुत जाएगा तो बहुत कम मात्रा में। तो यहाँ पर आपका रेशियो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो आगे जो आपके टेस्ट हैं, फिर उसमें ये वेरिएशन, जैसे आयरन, जो आपके आयंस वाले हैं टेस्ट, उसमें आपका ये वेरिएशन कर देंगे। और केएफटी में भी कर सकते हैं वो, ठीक है ना। जो कुछ ऐसे टाइप के है ना टेस्ट जिसमें आपकी ये गड़बड़ हो सकता है। तो हीमो कंसंट्रेशन वही चीज है। तो अब इसी के बचाव के लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी वेन ऐसे बैंड हो जा रही है, कोलाप्स हो जाती है, तो आपने जो वेन के ऊपर जो हाथ के आर्म पर आपने ये टूर्निकेट बांध रखा है, इसे आप तुरंत रिलीज करिए, मतलब रेस्क्यू करिए या रिसिक्योर करिए। आप इसे तुरंत इसे अनटाइट करना है, जो टाइट है उसे आपको खोल देना है, जिससे कि इधर से जो फ्लो जा रहा है तो ये फ्लो बराबर ही जाए। ये जो इतनी बैंड हुई थी, ये फोर्स से ये भी प्रॉपर खुल जाए, जिससे कि ये हीमो कंसंट्रेशन यहाँ पर ना बने। ये नहीं खुलती है अगर नहीं सक्सेस है ये एरिया, कि भाई ये अभी अभी भी कोलाप्स है, मतलब यहाँ पर जमाव अभी भी आरबीसी का धीरे धीरे खुल रहा है, तो आप इस एरिया को छोड़ करके आप जो निडल आपने डाल रखी है उसे आप निकालिए और आप सेकंड कहीं दूसरे हाथ में आप ट्राई कर लीजिए। आपको अगर ज्यों ही ये बेंट हो या फिर कोलाप्स हो, तो तुरंत वहाँ से आपको टूर्निकेट ढीला कर देना है, खोल देना है। अगर खोलने पर भी आपका नहीं हो रहा है तो आप सिरिंज बाहर कर लीजिए, में से आप हीमो कंसंट्रेशन से बच सकते हैं। नंबर 4 है आपका लाइन या कैथेटर से आपको सैंपल लेना पड़ जाए। ये जनरली
जो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल में आईपीडी इन पेशेंट, उनमें ये सब रहता है। वॉकिंग पेशेंट में बहुत कम, बहुत रेयर ही रहता है। कैथेटेड पेशेंट के डला है, या फिर इंडिविलिंग लाइन डली है। लाइन वो जैसे आईसीयू में पेशेंट है, बहुत क्रिटिकल है, तो उन पेशेंटों में लाइन से अक्सर डाल दी जाती हैं। रीजन ये रहता है उनके हाथ पैर ये सब स्वेलिंग रहती है, तो एक ऐसी एरिया, ऐसी जगह पर, या फिर जहाँ पर एक गर्दन के पास से जो वेन जाते हैं वहाँ पर लाइन डाल देते हैं, या जहाँ पर अच्छी जगह उन्हें दिखती है वेन्स की वहाँ पर वो लाइन डाल देते हैं, जिससे कि पेशेंट को फ्लूइड वूड चढ़ता रहे उसी वे, या इंजेक्शन आपको इंजेक्ट करना है उसी से, उसी लाइन से आप इंजेक्ट कर दें। तो अगर वो लाइन डली है तो उस लाइन को क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको सैंपल लेना है वहाँ से, अगर आपने डायरेक्ट ही ऐसे खींच दिया तो उस लाइन में फ्लूइड आपके चलते हैं, तो जिसकी वजह से आपका ब्लड और जो फ्लूइड है उसका आपस में कॉम्बिनेशन, मतलब आपस में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट सारे गलत आएंगे। तो उस कंडीशन से बचने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वो जो लाइंस डली है पेशेंट के, उसको आपको हिपैरिन से वॉश करना है। हिपैरिन से इसलिए वॉश करना है, एक्चुअली ये जो सपोज ये पेशेंट की लाइन है, अब इसमें आपने हिपैरिन से वॉश किया, जो माइनर क्लॉट होंगे, थ्रोम्बोसिस होंगे, वो आपके डिजॉल्व हो जाएंगे हिपैरिन से, वो अंदर चले जाएंगे बॉडी में डिजॉल्व होकर के। जब आपने इसे हिपैरिन से साफ कर दिया, इस लाइन को आपने हिपैरिन से साफ किया, फिर जब आप ब्लड खींचेंगे तो कम से कम आपको 3 टाइम का ब्लड आपको बाहर हटाना है, मतलब 3 टाइम आपको उस ब्लड को फेंक देना है। मतलब एक बार आपने यहाँ से सिरिंज डाल करके सैंपल निकाला, वो आपको हटा देना है, सेकेंड टाइम भी निकाला वो हटा देना है, थर्ड टाइम भी निकाला वो हटा देना है, मतलब 3 बार कम से कम आपको वो ब्लड फेंक देना है। अब रीजन क्या है, वो ब्लड जनरली पूरा प्योर ब्लड नहीं होता है, उसमें एक्चुअली वो लाइन है, लाइन डली हुई है, तो उसमें आपका अभी जो आपने हिपैरिन वॉश किया है वो भी हो सकता है, जो वो थोड़ा लंबी लाइन रहती है तो उसमें हो सकता है कि अभी भी आपके जो फ्लूइड चल रहा हो वो भी हो। हाँ, कुछ पार्ट आरबीसी का हो सकता है, तो इसलिए आपको कम से कम 3 बार तो वो हटाना ही है। फिर जब 4th टाइम आपको सिरिंज जो ब्लड आप खींचेंगे, 4th टाइम वाला ब्लड आप खींच करके आप वैक्टेनर में जो भी हैं आपके टेस्ट के अनुसार आप वैक्टेनर में आप भर लीजिए। तो ये हमने कुछ 4 टॉपिकों पर हमने डिस्कस किया। नंबर 1, आपको हेमाटोमा एरिया से ब्लड आपको नहीं लेना है। नंबर 2, आपको हीमोलाइसिस से कैसे आपको बचाना है ब्लड को, ये चीज़ आपको समझना है। आपको मैंने बताई है हीमोलाइसिस से आपको उसे कैसे बचा सकते हैं। नंबर 3 है, अगर आपको किसी लाइन से या फिर कैथेटर से ब्लड या यूरिन वेरिन सैंपल लेना है तो उसे कैसे लेना है, आपको वॉश करके लेना है हिपैरिन से। कैथेटर है तो आपको एनएस से इस टाइप में आपको वॉश करना है सबसे पहले। नंबर है आपको, आप हीमो कंसंट्रेशन से कैसे बच सकते हैं। कंसंट्रेशन, हीमो कंसंट्रेशन मतलब सॉलिड पार्ट बहुत ज़्यादा आ जाना, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि आप फ्लेबोटॉमी के टाइम आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम।